Hello friends, welcome back to your UPSC. So in the last lecture we studied about maps. Now for today's lecture we are going to study about the domains of Earth. So let's get started. तो ये है अपना आज का चैप्टर मेजर डोमेन्स ऑफ अर्थ. नाउ जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है. ओके तो अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है और ह्यूमन लाइफ यहाँ पे अर्थ पे पॉसिबल क्यों है? बिकॉज जो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं जिसकी वजह से अपनी लाइफ पॉसिबल है, जैसे कि हवा, पानी और लैंड. ओके लैंड, वाटर एंड एयर ये प्रेजेंट है अर्थ पे. इस वजह से ह्यूमन लाइफ एंड अदर मेजर लाइफ्स दे आर पॉसिबल ऑन अर्थ. अब जो ये अर्थ सरफेस जो एक कॉम्प्लेक्स जोन है, इसको अपन ने 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया. जहाँ 3 मेन कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया. ये कंपोनेंट्स, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट. ओके और ऐसा नहीं है ये अलग अलग हैं ये कंपोनेंट्स, ये तीनों कंपोनेंट्स अलग अलग हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ये तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. ओके सी ये जो तीनों कंपोनेंट हैं ये एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे और एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे. ओके अब ये तीनों कंपोनेंट क्या हैं? So first is our lithosphere. ओके जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, जिस पर अपन रहते हैं, जो अपनी ज़मीन है. ओके जो अपना जिस पे अपन रहते हैं, जो सॉलिड पोर्शन है अर्थ का, उसे अपन कहेंगे लिथोस्फेयर. देन वी हैव एटमॉस्फेयर. And lastly we have hydrosphere. Okay so lithosphere is a solid portion of earth on which we live. Okay now जो गैशियस लेयर है अपने अराउंड, जो गैशियस एनवेलप है अपने अराउंड, जो अर्थ को कवर किए हुए है जैसे ऑक्सीजन एंड अदर गैसेस, तो ये जो एनवेलप है, ये जो अपना सराउंड करता हुआ ये जो लेयर है गैशियस लेयर, इसको अपन कहेंगे एटमॉस्फेयर. एंड द लास्ट वन इज द वाटर पोर्शन ऑफ द अर्थ, जिसको अपन कहेंगे हाइड्रोस्फेयर. ओके सो द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव इज कॉल्ड लिथोस्फेयर. द गैशियस लेयर दैट सराउंड्स द अर्थ इज एटमॉस्फेयर, वेयर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर gases are found. Lastly we have water cover. Water covers a very big area of the earth's surface and this area is called hydrosphere. Okay hydrosphere, it comprises water in all its form, जैसे कि आइस, वाटर या वाटर वेपर. ओके लास्टली अपन ने पढ़ा था कि ये जो तीनों हैं, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, ये जो तीनों कंपोनेंट है एनवायरनमेंट के, ये एक दूसरे को इंटरैक्ट करते हैं, ओवरलैप करते हैं. तो बायोस्फेयर एक नैरो जोन है वेयर वी फाइंड लैंड, वाटर एंड एयर टुगेदर. ओके अब जब अपन ने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में कि ह्यूमन लाइफ पॉसिबल क्यों है अर्थ पे? बिकॉज अपने को जो लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स है, जो कि है वाटर, एयर एंड लैंड, ये तीनों अपने को मिल रहा है. ओके तो जो स्मॉल पोर्शन, जो नैरो जोन है जहाँ पे वाटर, एयर और लैंड ये तीनों मिलेंगे, इसको अपन कहेंगे बायोस्फेयर. एंड बायोस्फेयर कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. ओके सो द बायोस्फेयर कंटेन्स ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ. Now starting with the individual components, तो सबसे पहले आता है अपना लिथोस्फेयर. See, lithosphere is a solid portion of earth that we have discussed.
अब इसमें क्या आएगा अपना, इट कंप्राइजेज ऑफ द रॉक्स ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल विच कंटेन न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स विच सस्टेन्स ऑर्गेनिज्म। ओके, तो इसमें क्या क्या आएगा अपना लिथोस्फेयर में, लिथोस्फेयर में अपनी रॉक्स आएंगी। ओके, सारी रॉक्स मतलब पूरा जो लैंड एरिया है वो आएगा, और ऊपर की जो सॉइल है, सी सॉइल जो ऊपर की लेयर है अपनी, जिस पे अपने पेड़ उगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, इसे अपन कहते हैं सॉइल। ओके, तो सॉइल जो कि न्यूट्रिएंट लेयर न्यूट्रिएंट एलिमेंट ये कंटेन करती है वो आएगी। ओके, तो लिथोस्फेयर में क्या आएंगे, अपने रॉक्स, अपनी सॉइल्स। नाउ देयर आर टू मेन डिवीजन ऑफ अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के दो मेजर डिवीजन है। तो जो लार्ज लैंड मास है, जो अपना लैंड मास है उसे अपन कहते हैं कॉन्टिनेंट, और जो बड़ा वाटर बॉडी है, सी वाटर जो है अपने अर्थ पे ज़्यादा है। ओके, सो द ह्यूज वाटर बॉडी आर कॉल्ड ओशन बेसिन। ओके, तो अपना लैंड पोर्शन हो गया कॉन्टिनेंट, एंड जो वाटर बॉडी हो गया वो हो गया ओशन बेसिन। Now all the ocean of the world are connected with one another. तो ऑब्वियसली अब जो अपने, अगर अपन ग्लोब में या मैप में देखेंगे तो अपन देखेंगे कि जो अपने ओशंस हैं एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंट, ओके, तो अपने कॉन्टिनेंट्स तो डिसकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, जैसे कि अपने नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, ये अफ्रीका, यूरोप और एशिया से अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कॉन्टिनेंट्स तो डिसकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, बट इफ़ वी टॉक अबाउट द ओशन, ओशन पूरा एक दूसरे से कवर्ड है। जो अपनी वाटर बॉडी है वो कनेक्टेड है एक दूसरे से। नाउ द लेवल ऑफ सी वाटर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। एलिवेशन ऑफ द लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ सी विच इज टेकन एज 0। नाउ सी, आप एक प्लेट में पानी भरेंगे, ओके, और उसको सीधा रख देंगे। अब आप देखेंगे कि प्लेट में जो पानी है वो ओवरऑल मतलब जो पूरी प्लेट है उसके सरफेस पे इवनली आ गया है, इवनली स्प्रेड हो जाता है। ओके, तो उसका लेवल कहीं पे भी ऊंचा या नीचा नहीं है एज़ कम्पेयर टू द लैंड। जो अपना ओशन है वो एकदम लेवल्ड है। ओके, तो ओशन लेवल कहीं से भी आप नाप लीजिए, कहीं पे ऊपर नीचे नहीं होगा। ओके, तो ओशन लेवल हमेशा सेम रहता है। तो इस वजह से जब भी अपन किसी चीज़ का एलिवेशन देखते हैं, कौन सी चीज़ कितनी हाइट पे है, तो अपन सी लेवल से कंपेयर करते हैं उसको। तो सी लेवल को अपन 0 मानते हैं। सी हियर, जो अपना ओशन है वो इंटरकनेक्टेड है और जो कॉन्टिनेंट्स है वो डिसकनेक्टेड है। और बिकॉज ये इंटरकनेक्टेड है, अपना पूरा ओशन लेवल जो वाटर सरफेस लेवल है वो क्या रहता है, इवनली स्प्रेड रहता है, कहीं से भी ऊंचा या नीचा नहीं है। दैट इज़ वाई अपन कोई भी एलिवेशन या डेप्थ नापेंगे अपने लैंड पे वो सी लेवल से नापेंगे, और सी लेवल को हमेशा अपन कंसिडर करेंगे, सी लेवल को अपन हमेशा कंसिडर करेंगे 0। ओके, नाउ दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन। जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है अपनी वो है माउंट एवरेस्ट, जो कि है 8,848 मीटर्स अबव द सी लेवल। एंड जो ग्रेटेस्ट डेप्थ है अपनी वो अपनी रिकॉर्ड की गई है मरियाना ट्रेंच में, जो कि है पैसिफिक ओशन में। इसकी डेप्थ है अपनी 11,022 मीटर्स। ओके, नाउ अपन ने लिथोस्फेयर को 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सॉरी अर्थ सरफेस को 2 पार्ट में डिवाइड किया था अपन ने, कॉन्टिनेंट और ओशंस में। हियर अर्थ सरफेस को अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन में। तो कॉन्टिनेंट
जो है अपने 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स ये अपने बेसिकली ये वाटर बॉडीज से, लार्ज वाटर बॉडीज से सेपरेटेड हैं एक दूसरे से। तो अपने कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड एंटार्क्टिका। So we have Asia, Europe, North America, Asia, Europe, North America, South America, Africa, and then we have Australia and Antarctica. Okay, so these are the 7 major continents. अब इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं अपन। Now see, Asia ये अपना लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ये 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द अर्थ को कवर करता है। मतलब टोटल लैंड एरिया अगर अपना 1 है तो 1/3 पार्ट अपना एशिया है। ओके, ये कॉन्टिनेंट ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है और इससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, इस कॉन्टिनेंट से। नाउ एशिया इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन ऑन द वेस्ट and the combined land mass of Europe and Asia is called Eurasia. See, just a second. ये है अपना एशिया, ये अपनी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। दिस इज इक्वेटर। ओके, तो ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रही है अपने एशिया से। एशिया यूराल माउंटेन से अफ्रीका यूरोप से सेपरेटेड है। नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर कि जो भी अपने कॉन्टिनेंट्स हैं वो मेनली वाटर बॉडीज से सेपरेटेड हैं, बट यूरोप और एशिया यूराल माउंटेन से सेपरेटेड हैं। तो अपन कभी कभी जो ये दोनों कॉन्टिनेंट्स हैं इनको एक साथ ऐड ऑन करके भी बोलते हैं, तो इनका नाम पड़ता है यूरेशिया। ओके, जो एशिया है वो आप देख सकते हैं, ये पूरा येलो पोर्शन अपना एशिया है। तो एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसका सरफेस एरिया टोटल लैंड मास जो है अपने उसका 1/3 है। ओके, now next we have is Europe. Europe is much smaller than Asia. Of course we can see Europe is very much smaller than Asia. अब जो कॉन्टिनेंट है ये वेस्ट ऑफ एशिया में लाई करता है और आप देखेंगे कि आर्कटिक सर्कल अपना कहाँ पे है? 66.5 डिग्री नॉर्थ पे ये पास करता है यूरोप से। And it is bound by the water bodies on the 3 sides. Now see, it is bounded by the water body on the 3 sides. This is our Europe. यहाँ पे अपना आर्कटिक ओशन है। Here we have is our Atlantic Ocean and here is our Mediterranean Sea. So it is bounded by the water body from the 3 sides. And now here approximately here our Arctic Circle passes through Europe. Okay, next आता है अपना अफ्रीका। अफ्रीका आफ्टर एशिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। तो एशिया के बाद अफ्रीका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इस कॉन्टिनेंट की खास बात क्या है? यहाँ से इक्वेटर, दैट मीन्स आ 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन ये रन करती है इस कॉन्टिनेंट के मिडल से। सो अ लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये तीनों पास करते हैं। ओके, तो ये सिर्फ ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास करेगा, इक्वेटर भी पास करेगा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास करेगा। एंड
सहारा डेजर्ट जो है अपना, सहारा डेजर्ट जो है अपना लार्जेस्ट डेजर्ट है, वो भी अफ्रीका में लोकेटेड है। एंड द कॉन्टिनेंट इज बाउंड ऑन ऑल साइड बाय द ओशंस एंड सीज। ठीक है, अब अपन देखते हैं यहाँ पे। सो दिस इज आवर अफ्रीका। नाउ एज यू कैन सी, जस्ट अ सेकेंड, नाउ एज वी कैन सी, ये अपना इक्वेटोरियल लाइन है, ये पास कर रही है, ये अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये भी पास कर रहा है, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास कर रहा है अफ्रीका से। नाउ व्हाट इज़ द स्पेशल थिंग अबाउट अफ्रीका कि इससे तीनों लैटिट्यूडनल, तीनों मेजर लैटिट्यूडनल लाइन पास करती है। तो इसका मेजर पोर्शन कौन से एरिया में आएगा, कौन से जोन में आएगा? वी हैव स्टडीड इट इन आवर सेकेंड लेक्चर। ये आएगा टॉरड जोन में। ओके, अब इसके अलावा आप देखेंगे कि जो अपना बिगेस्ट डेजर्ट है, जो अपना लार्जेस्ट डेजर्ट है, वो अफ्रीका में है। दिस इज़ आवर सहारा डेजर्ट। एंड जो अपनी लॉन्गेस्ट रिवर है, दैट इज़ नाइल रिवर, इट इज़ ऑल्सो इन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। Now moving further, then we have is our North America. North America after Asia and Africa is our third largest continent, and it is linked with South America by a very short, very narrow strip of land called Isthmus of Panama. Now here you can see, this is our North America. Sorry, this is our North America and this is our South America, and it is connected with, North America is connected with South America with a very narrow strip of land which is known as Isthmus of Panama. Now this continent, it lies completely in northern and western hemisphere. Okay, northern and western hemisphere, that means at the north of equator and at the west of prime meridian. Okay, now the three oceans, they are surrounding this continent. Now what are these three oceans? So first we have is our Atlantic Ocean, then we have Pacific Ocean, and here in the north we have our Arctic Ocean. Okay, तो ये हो गया अपना नॉर्थ अमेरिका। अब आते हैं अपन लास्ट टू कॉन्टिनेंट्स पे। सो आफ्टर नॉर्थ अमेरिका वी हैव साउथ अमेरिका। नाउ सी here we have this clear line shown. तो यहाँ पे है अपना इस्थमस। इट इज़ अ वेरी नैरो लैंड मास, इसको अपन बोलते हैं इस्थमस ऑफ पनामा। दैट इज़ द लैंड मास जॉइनिंग नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। और यहाँ पे एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, अ स्ट्रेट इज़ अ नैरो पैसेज ऑफ वाटर कनेक्टिंग टू लार्ज वाटर बॉडीज लाइक सी एंड ओशन। ओके, तो स्ट्रेट वो होता है जो दो लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़े। ओके, सो वी हैव a strait between India and Sri Lanka. So what is the strait known as? The strait between India and Sri Lanka is our Park Strait. Okay, so we have our Park Strait between India and Sri Lanka. अब आता है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका ये मोस्टली सर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, और एंडीज जो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं वो इसकी लेंथ में, मतलब नॉर्थ से साउथ रन करती हैं। एंडीज माउंटेन नॉर्थ से साउथ रन करती हैं,
एंड इसके अलावा अपनी अमेज़न रिवर है जो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर है, वो भी साउथ अमेरिका में है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे एंडीज माउंटेन नॉर्थ से साउथ रन कर रही है, एंड देन वी हैव आवर अमेज़न रिवर। ओके, after Australia we have after South America we have Australia। ऑस्ट्रेलिया ये एक स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है, इसको अपन आइलैंड कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं। इसको अपन आइलैंड कॉन्टिनेंट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट इज़ सराउंडेड बाय ओशंस फ्रॉम ऑल साइड, ओशंस और सीज फ्रॉम ऑल साइड्स। लास्टली वी हैव आवर एंटार्क्टिका। ये कम्प्लीटली सर्दर्न हेमिस्फीयर में, और ये बहुत ही ह्यूज कॉन्टिनेंट है, बट ये सर्दर्न हेमिस्फीयर में पोलर साइड में है। ओके, तो साउथ पोल लाइज ऑलमोस्ट एट द सेंटर ऑफ दिस कॉन्टिनेंट। ओके, here we can see this is our southern hemisphere, और यहाँ पे आप देखेंगे दिस इज़ आवर एंटार्क्टिका। एंड जो पोलर रीजन है, नाउ बिकॉज दिस इज़ मैप, अपने को पोल बिल्कुल पॉइंट के फॉर्म में नहीं दिखेगा, इट इज़ स्ट्रेच्ड आउट, तो दैट इज़ वाई जो पोलर रीजन है, जो एंटार्क्टिका है, वहाँ से पोल बिल्कुल बीच में है, ऑलमोस्ट बीच में है। Now it is permanently covered with thick ice sheet। जो अपना एंटार्क्टिका है, इट इज़ परमानेंटली कवर्ड विद थिक आइस शीट, और यहाँ पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है, सिर्फ रिसर्च स्टेशंस हैं। देर आर मैनी रिसर्च स्टेशंस ऑन एंटार्क्टिका, जो कि कई सारे कंट्रीज़ के हैं। अब इंडिया के भी 2 रिसर्च स्टेशन हैं, पहला है मैत्री और सेकंड है दक्षिण गंगोत्री। ओके, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री आर द रिसर्च स्टेशंस ऑफ इंडिया ऑन एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट। आफ्टर लिथोस्फीयर लेट्स कम टू हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जो है, अर्थ इज कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, जिधर 75% ऑफ आवर अर्थ इज वाटर। ओके, एंड ओनली 29% इज लैंड, जिस पे अपन रह रहे हैं। हाइड्रोस्फीयर इट कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल फॉर्म्स। अपन ने पढ़ा था वाटर वेपर, लिक्विड वाटर, जो अपना आइस्ड फॉर्म में क्रिस्टलाइज्ड वाटर है, सॉलिड वाटर है, वो भी पूरा हाइड्रोस्फीयर में आएगा। सो एज द रनिंग वाटर इन द ओशन एंड रिवर एंड इन लेक, ice in glaciers, underground water and the water vapor in atmosphere all comprises of the hydrosphere. Now आगे अपन देखेंगे कि 97% ऑफ जो वाटर है वो ओशंस में है। ओके, एंड वी ऑल नो दैट ओशंस आर सॉल्टी। तो जो ओशन वाटर है दैट इज़ टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज़, दैट इज़ वाई जो अपना 97% ऑफ वाटर है, एंड मोर प्रिसाइजली 97.5% जो वाटर है अपने ओशन का, दैट इज़ सलाइन वाटर and that is unfit for human use. Okay, a large portion of the rest of water is in the form of ice sheet and glacier. Okay, अब जो अपना फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर कितना बचा अपना 97.5%, तो अपना सलाइन वाटर है, दैट मीन्स फ्रेश वाटर बचा अपना 2.5%, and that is also the major portion of it is also in ice sheet or glacier form or in as underground water, and a very small percentage is available as a fresh water for human use. Okay, तो अपने यूज़ के लिए, ना सिर्फ अपने यूज़ के लिए, for other animals that live on land, ज़्यादातर अपन लोग सलाइन वाटर यूज़ नहीं कर पाते, ओशन का पानी नहीं पी पाते, तो नॉट ओनली फॉर ह्यूमन ऑल्सो फॉर अदर एनिमल्स जो अपना वाटर अवेलेबल है
that is in very small percentage. Okay, now next we have is our ocean. Ocean are the major part of hydrosphere. They are all interconnected, that we have already discussed, and the ocean water is always moving. ना ओशन वाटर हमेशा मूव करता रहता है, और जो अपने ओशन वाटर के मूवमेंट हैं वो 3 फॉर्म में है. 3 बेसिक मूवमेंट है ओशन वाटर के. फर्स्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेव्स जो आती हैं अपनी लहरें. देन इज़ इन द फॉर्म ऑफ टाइड्स जो होते हैं ज्वार भाटा. एंड लास्ट इज ओशन करंट्स. ओके, नाउ दीज वर द 3 मूवमेंट्स. आफ्टर दैट अपने 5 जो है ओशंस हैं, मेजर ओशंस हैं. तो पहला है अपना पैसिफिक, देन वी हैव अटलांटिक, देन इंडियन, देन सर्दर्न ओशन, एंड लास्टली वी हैव आर्कटिक ओशन. ओके, नाउ दिस इज इन द ऑर्डर ऑफ साइज. तो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट, देन वी हैव अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, देन सर्दर्न ओशन, एंड लास्टली आर्कटिक ओशन. सो पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट वन. ये ओवर 1/3 ऑफ द अर्थ पे स्प्रेड करता है. ओके, 1/3 ऑफ द अर्थ पे पैसिफिक ओशन है. एंड जो अपना डीपेस्ट पॉइंट है दैट इज मरियाना ट्रेंच. ओके, दैट लाइज इन पैसिफिक ओशन. एंड पैसिफिक ओशन इज ऑलमोस्ट सर्कुलर इन शेप. और ये कौन से कॉन्टिनेंट्स के साथ अपनी बाउंड्री बनाता है? It makes its boundary or it surrounds Asia, Australia, North and South America. Okay, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये अपना पैसिफिक ओशन है, यहाँ से अपना पैसिफिक ओशन है, यहाँ से अपना पैसिफिक ओशन है. तो ये अपनी बाउंड्री किस किस के साथ शेयर कर रहा है? एशिया, ऑस्ट्रेलिया, then we have North America and South America. Okay, now moving further, we have our Atlantic Ocean. Atlantic Ocean is the second largest ocean. और इसकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शेप है, दैट इज इट इज़ ऑफ एस शेप. ओके, ये एस शेप का है एंड इट इज़ flanked by North America and South America on the western side and Europe and Africa on the eastern side. Now next thing is the coastline of Atlantic Ocean is highly indented and it is irregular, and indented coastline provides an ideal location for natural harbor and port. From the point of view of commerce, it is the busiest ocean. Now see, look at this map. This is our Atlantic Ocean. Now this is our Atlantic Ocean. Second thing of this ocean is, this is the second largest ocean. Okay, second largest ocean. Next is this whole ocean, it makes indented boundaries with the continents. Okay, so the boundaries, they are indented. Okay, now because they are indented, so what happens is, क्या होता है कि वेव्स जब आती हैं अपने, या जब करंट आते हैं अपने ओशन करंट्स, तो बिकॉज द लाइन जो अपना बॉर्डर है वो इंडेंटेड होता है, तो शिप्स आराम से खड़े हो सकते हैं, उनको वेव या करंट से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. बट अगर अपना स्मूथ कोस्ट लाइन है तो यहाँ पे शिप्स खड़े होंगे तो वो वेव्स के साथ आगे बढ़ जाएंगे. ओके, सो दैट इज़ वाई जो अपना नेचुरल हार्बर है वो प्रोवाइड होता है बिकॉज ऑफ इंडेंटेड बाउंड्रीज. अब आगे चलते हैं अपन. सॉरी,
तो जो अपना पैसिफिक ओशन के साथ जो बाउंड्रीज शेयर करते हैं अपने कंट्रीज, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका एंड ऑल, तो जो इंडेंटेड बाउंड्री वाला एरिया है, सी हेयर, ये अपना इंडेंटेड कोस्ट लाइन है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बिजीएस्ट सी रूट। क्यों है बिजीएस्ट सी रूट? क्योंकि यहाँ पे शिप आराम से खड़े हो जाते हैं। सो द लोड इज़ or the goods are loaded on the ship and then they go on their sea voyage और फिर वापस लौट के आते हैं, फिर वापस they are kept safely on the harbor. Okay. अब after Atlantic Ocean the third largest ocean is Indian Ocean. तो Indian Ocean जो है अपना, वो इंडिया के नाम पे इंडियन ओशन नाम रखा गया है, और ये ओनली ऐसा ओशन है जो कि किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। नाउ जो शेप है ओशन की वो ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर है, और इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंडेड बाय एशिया एंड इन द वेस्ट इट इज़ बाउंडेड बाय अफ्रीका एंड ईस्ट इज़ बाउंडेड बाय ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये है अपना इंडियन ओशन, सॉरी, ये है अपना इंडियन ओशन। तो यहाँ पे वेस्टर्न पार्ट अफ्रीका से कवर्ड है, यहाँ पे अपना एशिया है, एंड हेयर वी हैव इज आर ऑस्ट्रेलिया। Then after Indian Ocean we have Southern Ocean. Southern Ocean is, it encircles Antarctica and extends northward to 60 degree south latitude. Okay, तो ये कवर करता है एंटार्क्टिका को, मतलब एंटार्क्टिका से ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड तक फैला हुआ है। सर्दर्न ओशन के बाद अपना आता है आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन आर्कटिक सर्कल में लोकेटेड है और ये नॉर्थ पोल को सराउंड करता है, एंड इट इज़ कनेक्टेड विद पैसिफिक ओशन बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेयरिंग स्ट्रेट। ओके, तो बेयरिंग स्ट्रेट से ये पैसिफिक ओशन से कनेक्टेड है, और ये इट इज़ बाउंडेड बाय द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड यूरेशिया। नाउ सी, यहाँ पे आएगा अपना सर्दर्न ओशन। सर्दर्न ओशन एंटार्क्टिका से स्टार्ट होके 66 डिग्री साउथ तक जाता है। ओके, 66.5 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है। आई एम सॉरी, 66 डिग्री था। आई एम सो सॉरी, 60 डिग्री तक। ओके, यहाँ से शुरू होके 60 डिग्री तक, 60 डिग्री साउथ तक फैला हुआ है अपना सर्दर्न ओशन। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज आर आर्कटिक ओशन। आर्कटिक ओशन पूरे अपने आर्कटिक सर्कल को कवर करता है। आर्कटिक सर्कल से शुरू होता है और पूरे नॉर्थ पोल को कवर करता है, अपने सराउंड करता है, और बेयरिंग स्ट्रेट नाउ यहाँ पे कहीं पे अपना आता है बेयरिंग स्ट्रेट। अपन दूसरे मैप में देखते हैं। तो यहाँ पे आता है अपना बेयरिंग स्ट्रेट। तो यहाँ पे ये है अपना आर्कटिक ओशन और ये है अपना पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन से आर्कटिक ओशन बेयरिंग स्ट्रेट के थ्रू कनेक्टेड है। ओके, अब चलते हैं अपन आगे। Now the next component is our atmosphere.
एटमॉस्फेयर जैसा कि अपन सब जानते हैं, द अर्थ इज़ सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ गैस, और ये जो लेयर ऑफ गैस है उसे अपन बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आप एक मान लीजिए थिन ब्लैंकेट है ऑफ एयर इन एन जो कि अपने अर्थ को कवर किए हुए है, और जो एयर है ये एक इंटीग्रल और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने प्लैनेट का। ओके, नाउ दिस एयर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल। अगर अपने एटमॉस्फेयर नहीं होता तो लाइक अदर प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, अपने यहाँ पे भी उन लाइफ पॉसिबल नहीं होती। ओके, now it provides us with air we breathe and protect us from harmful effect of sun rays. Okay, now because of atmosphere अपन ultraviolet light और जो दूसरी रेज आती हैं और सन से, उनसे प्रोटेक्टेड रहते हैं। now atmosphere it extends up to the height of about 1600 kilometers. okay, तो अपना एटमॉस्फेयर शुरू होगा यहाँ से और ये जाएगा ऊपर तक, तो ये जो डिस्टेंस है अपना वो है 1600 किलोमीटर्स। अब जो एटमॉस्फेयर है अपन ने उसको 5 कंपोनेंट्स में, 5 लेयर्स में डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन कि कौन कौन सी गैसेस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर कि क्या टेम्परेचर है, एंड अदर प्रॉपर्टीज़। तो ये जो लेयर है वो स्टार्ट होती है अर्थ सरफेस से। ओके, नाउ अर्थ सरफेस से जो अपनी लेयर है, जो फर्स्ट लेयर होगी वो होगी अपनी ट्रोपोस्फेयर। अपन इसको शुरू करेंगे अर्थ सरफेस से ऊपर तक, ये आ जाएगी अपनी ट्रोपोस्फेयर। इसके बाद आएगी अपनी स्ट्रेटोस्फेयर, देन आएगी अपनी मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर के बाद आएगी अपनी थर्मोस्फेयर, एंड देन इज आर एक्सोस्फेयर। ओके, लास्ट में आती है अपनी एक्सोस्फेयर। नाउ एटमॉस्फेयर, इसमें मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। ओके, जिसकी वजह से 99% अपने को क्लीन ड्राई एयर मिलती है। ओके, विच मेक्स अबाउट 99% ऑफ क्लीन ड्राई एयर। नाइट्रोजन अपनी 78% है और ऑक्सीजन अपनी 21% है, और जो अदर गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड अदर गैसेस, ये सिर्फ 1% हैं इनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। ओके, जो टोटल अपना जो वॉल्यूम है उसमें से सिर्फ ये 1% कंप्राइज करती हैं बाकी अदर गैसेस इंक्लूडिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जैसे कि अपनी ग्रीन हाउस गैसेस एंड ऑल। ये जो सारी गैसेस हैं जो भी अपने टॉक्सिक्स हैं, ये सारे 1% कंप्राइज करते हैं, और 1% में ही जो अपना चेंजेस आते हैं उसी की वजह से, सिर्फ 1% की वजह से अपनी अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग, अपने पोल्यूशन, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। ओके, ना ऑक्सीजन इज़ द ब्रीथ ऑफ लाइफ, while nitrogen helps in the growth of living organism. ओके, तो ऑक्सीजन अपन सांस लेते हैं, इट इज़ यूजफुल फॉर रेस्पिरेशन, वाइल नाइट्रोजन ये अपने को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। कार्बन डाइऑक्साइड दो present in a minute amount, it is important as it absorbs the heat radiated by the earth and thereby keep the planet warm. It is also essential for plant growth. Okay, कार्बन डाइऑक्साइड ये बहुत ही मिनिमल अमाउंट में है, but then also it is very important. Now why it is important? It is important because जो अपनी अर्थ है वो हीट रेडिएट करती है, जो अपने सन से एनर्जी आती है उसको अर्थ एब्जॉर्ब करती है और वापस से भेजती है। ओके, अब जब अर्थ जो अपनी हीट है वो वापस से भेजती है, तब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर पूरी की पूरी जितनी भी हीट आई वो अपन सारी भेज देंगे तो अर्थ एक कोल्ड प्लैनेट हो जाएगा। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको एब्जॉर्ब करती है और इसकी वजह से अपना जो प्लैनेट है वो वार्म रहता है। अब
जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसमें क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गया है ड्रास्टिकली, और उसकी वजह से अपना जो एब्जॉर्प्शन है, जो अपने जो रेडिएशन है अर्थ के रेडिएशन, जो अर्थ रेडिएट करती है हीट को, वो जो हीट है उसका एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो गया है। दैट इज़ वाई जो अर्थ है अपनी वो और गर्म होती जा रही है। ओके, नाउ कार्बन डाइऑक्साइड अपने को सबको पता है फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ऑफ प्लांट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं अपने फोटोसिंथेसिस में, और दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। तो जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की, इट वेरीज विद हाइट। ओके, जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो डेंसिटी है एटमॉस्फेयर की वो कम होती जाएगी। तो मैक्सिमम डेंसिटी अपने को कहाँ मिलेगी, सी लेवल पे, और हिमालयाज़ पे जब अपन चढ़ेंगे तो अपनी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो जो क्लाइंबर्स हैं वो आपने देखा होगा वो ब्रीदिंग प्रॉब्लम एक्सपीरियंस करते हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर वो कम हो जाती है, और तो जो अपने को ऑक्सीजन मिलना चाहिए नॉर्मल बॉडी को वो नहीं मिल पाता है। इसी की वजह से आप देखेंगे जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके हायर ऑल्टीट्यूड्स पे, जैसे माउंटेन क्लाइंबिंग जो अपने हायर माउंटेन्स हैं जैसे कि अपना हिमालयाज़, उन पे क्लाइंब करते हैं। अब जैसे जैसे अपनी डेंसिटी ऑफ एटमॉस्फेयर कम होती है वैसे वैसे ही जब अपन ऊपर जाते जाएंगे अपना टेम्परेचर भी डिक्रीज़ होता जाएगा। द एटमॉस्फेयर ये एक प्रेशर एक्सर्ट करता है अपनी अर्थ पे, और ये जो प्रेशर है ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस। नाउ सम प्लेसेस दे एक्सपीरियंस हायर प्रेशर वाइल अदर एक्सपीरियंसेस लो प्रेशर। तो एयर क्या है, ये मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे, और जो मूविंग एयर है वो क्या होती है, विंड। ओके, तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी। ओके, अब जब ये एयर मूव कर रही है तो इसको अपन बोलेंगे विंड। ओके, लास्ट आता है, लास्ट कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एनवायरनमेंट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का अपन ने क्या बोला था, इट इज़ अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन लैंड वाटर एंड एयर, और इसी पे अपनी जो लाइफ है इसी में एग्जिस्ट करती है। ओके, नाउ देयर आर सेवरल स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट वेरीज इन साइज फ्रॉम माइक्रोब एंड बैक्टीरिया टू ह्यूज मैमल्स। ये सब बायोस्फीयर में है। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये सारे एक दूसरे से लिंक्ड हैं बायोस्फीयर में फॉर द सर्वाइवल। जो ऑर्गेनिज्म है बायोस्फीयर में, दे में ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम। ओके, तो जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको अपन दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स। ओके, तो 3 डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरैक्ट विद ईच अदर, अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अनदर। ओके, तो जो तीनों डोमेन है अर्थ के वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे और एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे एक वे या दूसरे वे से। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप पेड़ काट दोगे फॉर फुलफिलिंग आवर नीड ऑफ वुड और क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर, अब इसकी वजह से क्या होगा, जो सॉइल है वो जल्दी रिमूव हो जाएगी। ओके, सिमिलरली जो अर्थ सरफेस है ये चेंज हो जाएगा ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज़, जैसे कि अर्थक्वेक वगैरह की वजह से, या फिर अगर अपना लैंड सबमर्ज कर जाए। ओके, जैसा कि सुनामी के केस में हुआ था अपने कुछ पार्ट ऑफ अंडमान निकोबार, ये पानी के अंदर सबमर्ज कर गए। डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट मटेरियल इनटू लेक, रिवर, ये क्या करते हैं, वाटर को अनसूटेबल बना देते हैं ह्यूमन यूज़ के लिए। ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर नॉट ओनली ह्यूमन बट ऑल्सो फॉर अदर लाइफ फॉर्म्स। अब
इसके अलावा जैसे आप देखेंगे कि इमिशंस हैं इंडस्ट्री से, थर्मल पावर प्लांट से इमिशंस है, पॉल्यूटेंट्स जो एयर में हैं, ये सब भी अपने लिए हार्मफुल हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एयर है। अब जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था कि अपने अमाउंट से जब इंक्रीज़ हो जाती है तो ये ग्लोबल टेम्परेचर राइज करती है। दैट इज़ वाई इट इज़ जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज होता है उसे अपन बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और जो ये गैस है अपनी जिनकी वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है उनको अपन बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग गैसेस। एंड इसी वजह से अपने को जितनी भी अपनी रिसोर्सेज हैं अर्थ पे जो अपने को अवेलेबल हैं उनको लिमिटेडली जुडिशियसली यूज़ करने चाहिए और एक बैलेंस मेंटेन करके रखना चाहिए बिटवीन नेचर एंड द डोमेन्स ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। ओके, तो ये जो इन्वायरमेंट के डोमेन्स हैं, मेजर कंपोनेंट्स हैं, उनका एक बैलेंस बनाना चाहिए। So that was all for the lecture. So with this we come to the end of our lecture. Now that was all for today. Thank you and have a nice day.